बादशाहों की मुअत्तर ख़ाबगाह में कहाँ, वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफ़िक्र लोगों की हँसी में भी कहाँ, लुप्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सिम। तो आज जिस उपन्यास के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो होने वाला है गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। अगर इस उपन्यास की बात करें तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है ये वर्क, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, बहुत चर्चे में है ये किताब। और वही देखकर मैंने भी ये किताब पढ़नी चाहिए। और दिस इज़ ऑल्सो माय फर्स्ट हिंदी लिटरेचर। तो ये पढ़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिंदी लिटरेचर भी इतनी अच्छी हो सकती है, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। बट अभी के लिए हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं पहले भारती जी के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि गुनाहों का देवता किसे कहा गया है और ये क्यों कहा गया है। तो इस किताब को धर्मवीर भारती जी ने लिखा था 1949 में, 1949 में। और उसी वक्त से ये किताब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अ, इसे कल्ट भी मानते हैं। लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित इस वजह से है क्योंकि आज के समय में भी ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। इसमें जो बातें लिखी है, इसमें जो बातें कही गई है वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। और हम कैरेक्टर्स से, उनकी मनोस्थिति से, उनकी भावनाओं से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत सालों पहले लिखी गई कहानी है। और इसका जो लिखने का तरीका है बहुत ही सुंदर तरह से लिखा गया है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिस डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आइए हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास और साथ ही साथ नाटक, निबंध, आलोचनाएं, अनुवाद और साथ ही साथ रिपोर्टाज भी। और अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड, व्यास सम्मान और बहुत सारी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। तो अगर हम बात करें गुनाहों का देवता के बारे में तो इसमें भी लिखा है कि ये मध्य वर्गीय जीवन की कहानी है। और जो सारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बारे में ही ये कहानी है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे। और आगे अगर हम बात करें तो इसका जो सेटिंग रखा गया है वो रखा गया है इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है। और अभी इसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये किताब जो है ये एक ट्रेजिडी है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ तो आई लव रीडिंग ट्रेजिडीज़, नॉट बिकॉज आई लाइक टू वॉच पीपल सफ़र, बट बिकॉज मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें सेल्फ हेल्प की बुक्स भी नहीं सिखा पाती, वो सारी चीज़ें हमें एक ट्रेजिडी सिखा सकती है। बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी और के थ्रू। तो इसमें जो सीख मिलती है, जो चीज़ें हम समझ पाते हैं, वो शायद से सेल्फ हेल्प में भी हम ना समझ पाए। और ये बस मेरी पर्सनल राय है। तो अगर हम इसके थीम और टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो टॉपिक मिला है वो है प्लेटोनिक लव। आप अगर जानना चाहते हैं, आप पूछे कि प्लेटोनिक लव क्या है, तो बेसिकली प्लेटोनिक लव वो है जिसमें फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है, जो मेंटली लोग एक दूसरे को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उसमें कुछ भी फिजिकल सेंशुअल नहीं होता। तो इसे प्लेटोनिक लव कहते हैं। तो it's about friendship, it's about that love where there is no sensual pleasure, where there is nothing about physical touch or physical intimacy. दूसरे टॉपिक जो होंगे वो होंगे लव वर्सेस सेंशुअल प्लेजर, उसके बाद सोसाइटी एंड वंस डिज़ायर, उसके बाद मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और इसमें हम ये भी देख पाएंगे कि लोगों की थिंकिंग कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे कोई इवेंट हो रहा है उनके लाइफ में और उसकी वजह से जो वो उनकी राय थी किसी चीज़ को लेके, वो कैसे बदल जाती है, बिल्कुल उलट हो जाती है। और कैसे बहुत सारी चीज़ें एक इंसान अडेप्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो एक प्रोसेस है लर्निंग और अनलर्निंग का। तो वो भी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कैसे कोई इंसान कुछ नई चीज़ें जान पा रहा है, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ रहा है, कुछ पुराने उसके जो राय थे, उसके जो विचार थे किसी चीज़ को लेके, वो पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन कर रहा है। फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस है। इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं लोगों ने कि आप लिटरली रो दोगे इसको पढ़ते हुए। काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ बातें इस
किताब में, उपन्यास में ऐसे लिखी थी कि मुझे ये किताब बंद करके कुछ वक़्त के लिए सोचना पड़ा कि क्या ऐसा सच में हुआ? क्या ऐसा हुआ? क्यों हुआ? और क्या ये होना ज़रूरी था? और अगर मैं उस कैरेक्टर की जगह पे होती और ये मेरे साथ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती? और अगर मैं ऐसे रिएक्ट करती तो क्या मेरे साथ भी होता? और अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती तो मुझे कितनी बुरी लगती या मैं कैसा फ़ील करती? तो ये आपको किताब बार-बार आपको बंद करनी पड़ेगी, रीथिंक करनी पड़ेगी, फिर वो लाइन्स पढ़ने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि हाँ, आप सही पढ़ रहे हो। इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ त्याग कर दिया है। ऑल आउट ऑफ लव, ऑल आउट ऑफ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, ऑल आउट ऑफ लाइक कि सही और गलत क्या है। जैसे कि सोसाइटी के बनाए कुछ रूल्स हैं और जब हम उन रूल्स को पत्थर की लकीर मानकर अंधे होकर उसे फॉलो करने लगते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ पे होता है वो हमें ही नुकसान पहुंचाए। ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लव, सेंशुअल प्लेजर, जो कि अभी लोग हैं 20 के एज में, 20s 30s जो भी है, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यू, क्योंकि ये एज ही ऐसा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट। तो अक्सर हमें समझ नहीं आता कि लव और सेंशुअल प्लेजर में डिफरेंस क्या है। वो एक बारीक जो सीमा, एक रेखा है, वो अक्सर लोग समझ नहीं पाते और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में है और ये भी समझना ज़रूरी है कि हर रिश्ता सेंशुअल प्लेजर हो, हर रिश्ते में प्लेजर हो किसी बात को लेकर ज़रूरी नहीं। कुछ रिश्ते बस प्लेटोनिक लव भी हो सकते हैं, कुछ बस प्योर फॉर्म ऑफ लव होते हैं जिन्हें हम कभी जज नहीं कर पाते और उन्हें हम मिस्टेकनली हम उसे ये मान लेते हैं कि ऐसा रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी ज़रूरी है। आगे अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। सबकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। किसी भी टॉपिक को लेकर हर एक इंसान की राय अलग है और हम ये समझते हैं कि कैसे एक ही घर में, एक ही जगह पे इतने सारे लोग रहकर सबकी मेंटालिटी अलग हो सकती है, हर सबकी थिंकिंग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम बिनती की बात करें तो बिनती के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अक्सर हम ये मानते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। पर बिनती ऐसी बातें हमें बताती है इस उपन्यास में, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली नहीं, जितना सीधा हम उन लोगों को समझते हैं वो कुछ लोग सीधे नहीं होते। और ये जो इनोसेंस है ये गांव, शहर, टाउन ये देख के नहीं आता। ये बस एक इंसान की पर्सनैलिटी ही ये वैसी होती है, ये उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है जो उन्हें वैसा बना देती है। हम किसी इंसान को उसके जगह से लेके, उसके बैकग्राउंड से लेके जज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आगे पम्मी और बोटी की, तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे एट अ पॉइंट आई स्टार्टेड हेटिंग देम, क्योंकि ये सारा जो भी कुछ रायता फैला इनके वजह से और ज़्यादा फैला। तो यस, स्पेशली पम्मी। तो आई रियली हेट हाउ बोटी का भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है चंदर की लाइफ बर्बाद करने में। तो यस डेफिनेटली ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए शुरू शुरू में। हालांकि मुझे मम्मी की कुछ बातें शादी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लव को लेकर और सेंशुअल प्लेजर को लेकर सही लगी, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मुझे पम्मी का कैरेक्टर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जैसे चंदर भी अक्सर सुधा को पूछा करता था कि पम्मी कैसी लड़की है, और वो कहती थी कि वो लड़की अच्छी है। बट देन हमेशा ये सवाल चंदर को खटकता था कि हालांकि पम्मी की बातें तो अच्छी होती है पर उसकी जो हरकतें होती है वो सही नहीं लगती थी चंदर को शुरू में, और बाद में वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है, कन्विंस हो जाता है कि नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। और इवेंचुअली पम्मी क्या करती है, वो खुद के सेंशुअल प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए चंदर का यूज़ करती है, चंदर के इनोसेंस का यूज़ करती है। तो यस, मुझे कहीं ना कहीं ये बिट्रियल लगा। हालांकि चंदर की गलती है और चंदर को ये भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है, और अगर हम एक वे से देखें तो वो कुछ गलत भी नहीं है, बट आई जस्ट डोंट नो, एट सम पॉइंट इट्स रॉन्ग, बट अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गलत भी नहीं है। आगे बात करें हम डॉक्टर शुक्ला की, तो डॉक्टर शुक्ला जो है वो यहाँ पे सबसे एल्डेस्ट है, सुधा के फादर। तो अगर हम शुक्ला जी के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक प्रोफेसर है। तो उनकी थिंकिंग बहुत सारी चीज़ों
को लेकर अलग है, जैसे कि सोसाइटी को लेकर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज को लेकर और इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर, वो इन चीज़ों के खिलाफ है। लव मैरिज, इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जब आप बीतती है उन पर, जब बिनती की शादी टूट जाती है, जब सुधा की शादी सही नहीं चल रही होती और सुधा बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उसे सफ़र करना पड़ता है, तब जाके उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि शायद सोसाइटी को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। कहीं न कहीं उन्होंने त्याग कर दिया कुछ चीज़ों का, और उस त्याग का अंजाम ये हुआ कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा आगे जाकर। और एक और कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होने वाली है गेसु। तो गेसु एक पोएट है, और गेसु एक लवर गर्ल है, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है अगेन टुवर्ड्स हर लवर। उसे लगता है कि आगे जाकर वो शादी करने वाले हैं, आगे जाकर उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वो सपने संजोती रहती है इस इंसान के बारे में। और येसु के घर वालों को भी पता होता है, इनफैक्ट शादी भी ऑलमोस्ट फिक्स होने ही वाली थी, होने ही वाली होती है, कि ये जो लवर होता है वो ये कहता है कि येसु नहीं बल्कि कोई उसकी एक कज़न है जो उसे पसंद है। तो इट्स अगेन वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और यहाँ पे गेसु का दिल अगेन टूट जाता है। पर ये गेसु और जो सुधा है ये एक जैसे ही है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डिवोटेड है टुवर्ड्स देयर लवर। तो ये भी उसे कुछ ऐसा बुरा नहीं मानती, उसे एक देवता की तरह ही पूजती है ये भी। तो ये भी उसकी गलतियाँ देख नहीं पाती। और यहाँ पे अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो सुधा और एक चंदर। सुधा बहुत ही मुझे सुधा के कैरेक्टर पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आती है। बहुत ही इनोसेंट सी प्यारी सी लड़की, चाहती है कि वो उसकी लाइफ बस ऐसे ही पेड़ों को देखते ही बीते, किताबों को पढ़ते ही बीते, और वो शादी भी नहीं करना चाहती कुछ, क्योंकि अभी तक उसे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है रिलेशनशिप, लव, शादी, ये सब के बारे में। और वो चाहती है कि वो सारी उम्र अपने फादर के साथ रहे, क्योंकि उनकी माँ नहीं है। तो वो चाहती है कि वो सारी उम्र अपने फादर के साथ ही रहे और उनकी देखभाल करे, और साथ ही साथ चंदर के साथ भी वो रह पाए। ऐसा नहीं है कि वो चंदर से शादी करना चाहती है या वो चंदर से प्यार करती है, बट वो चंदर के साथ ही पली बड़ी है। चंदर ही ऐसा इंसान है जिसे वो बहुत अच्छे से जानती है, जिसके वो इतने क्लोज़ है। तो वो चाहती है कि वो पूरी उम्र उसके साथ ही रहे। दोनों में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और सुधा इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है चंदर को कि जो चंदर कहे वो उसके लिए पत्थर की लकीर, वो बिना सवाल किए उस बात को मान लेगी। देवता एक भगवान का ही दर्जा दे देती है। वो उसको इतना ज़्यादा उसके प्यार में पागल है, प्यार इन द सेंस कि उसके लिए इतनी ज़्यादा डिवोटेड है, उसकी बातों को, उसके हर एक चीज़ को वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि शी इज़ अ टोटल डिवोटी टू हिम। तो ये चीज़ें भी है जो अफ़ेक्ट करती है उसे बाद में जाकर। और अगर हम चंदर की बात करें तो यहाँ पे चंदर ही है जो कि है गुनाहों का देवता। क्योंकि अगर हम उसके बारे में बात करें तो ऊपर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा, बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर का दिखता है, और सभी लोग इसकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं चंदर की। बट चंदर को ही अंदर पता है कि उसने कितनी सारी गलतियाँ की हैं। उसने लोगों को कितना ज़्यादा दुःख पहुँचाया है। उसके एक डिसीज़न की वजह से सुधा को कितना सहना पड़ा, और कैसे उसने एक पॉइंट पर सुधा और बिंती दोनों को मैनिपुलेट भी करने की कोशिश की है फॉर सेंशुअल प्लेजर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में डूब गया था पम्मी की वजह से। और कहीं न कहीं पम्मी के साथ जो भी हुआ वो उसे गलत भी मानता है और नहीं भी, लेकिन उसे इन चीज़ों की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस चीज़ से बाहर निकलना भी नहीं चाहता और निकल भी नहीं पाता। अंत में ऐसा होता है कि पम्मी खुद ही चली जाती है इसे छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड के पास, और बर्टी ने तो इसे ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है। रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सेंशुअल प्लेजर के ऊपर होती है, और अम, चंदर ये समझ नहीं पाया, और इस वजह से इसने सुधा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया है। पता चलता है कि शादी के बाद सुधा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि चंदर ने सुधा को उस नज़रिए से कभी नहीं देखा। उसके लिए चंदर बहुत ही प्योर है, बहुत ही इनोसेंट है, और जब ये सारी चीज़ें उसे पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा चंदर हर्ट भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम करता है। उसके बाद होता है चंदर का सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब वो आईने में खड़े होकर खुद को देखता है पम्मी को भुलाने के लिए, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसके एक डिसीजन की वजह से कितनी सारी
जिंदगियों पर असर पड़ा और वो चाहकर भी चीज़ों को अंत तक सुधार नहीं पाया, क्योंकि ना चाहते हुए भी अंत में सुधा की मृत्यु हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा लॉस होता है। इसके कुछ आखिरी पन्ने आपको झंझोर कर रख देंगे, आपको रुला देंगे, क्योंकि जिस तरह से धर्मवीर भारती जी ने लिखा है सुधा के लाइंस को, सुधा किस तरह से बात करती है, जिस तरह से बात करती है, और सुधा जो अपनी फीलिंग्स जब वो अंतिम अपने स्टेज पर पहुंच के अपने फादर के लिए स्टिल केयर दिखाती है, चंदर की उतनी ही ज़्यादा इज्जत करती है, बिनती को बहुत ज़्यादा प्यार देती है, तो साफ साफ इसमें दिखता है कि सुधा अंदर ही अंदर कितने ज़्यादा दर्द में थी, सुधा को कितनी ज़्यादा कष्ट हो रही थी और कितनी ज़्यादा वो दुखी थी अंदर से, और ये बात कोई समझ नहीं पाया, और अगर वो समझ भी पाए, कुछ लोग उन्हें हिंट भी था, तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। और क्योंकि सुधा ने कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लिया, उसके आसपास के लोगों ने ही उसके लिए उसके लाइफ के सारे बड़े डिसीजन लिए हैं, तो ये लोग खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं सुधा की इस हालत के लिए। और अंत में चंदर को ये रियलाइज होता है कि सेंट्रल प्लेजर इज डेफिनेटली द अपमोस्ट और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, बट ओनली व्हेन इट इज़ डन आउट ऑफ लव। आप किसी को फोर्स करके करोगे तो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी एज प्योर, एंड देन उसके बाद वो जो इमोशंस है वो मर जाते हैं, जो प्योरिटी है वो मर जाती है, खो जाती है, एंड देन इट इज़ जस्ट अ मीनिंगलेस इंटेंशन। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक, आई वुड से कि आप ऐसे वक्त पे पढ़े जहाँ पे आप मेंटली स्टेबल हो, क्योंकि आपको ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देगी, और डेफिनेटली ट्रेजिडी है तो आपको रुला भी देगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, हालांकि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, आपको एक वाइडर विजन, वाइडर व्यू मिलेगा चीज़ों को लेकर। और अंत में मैं इस उपन्यास से कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये चंदर और सुधा से रिलेटेड है, उनके बारे में लिखी गई है। ये है पेज 148 में, आई कोट अनकोट। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। सो दैट्स इट फॉर दिस बुक, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।